नमस्कार। इस वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जिस बेस पे आप डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल तैयार कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, संरचना पता हो, तो आप आसानी से पादप और जंतु कोशिका में अंतर याद रख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से देखिएगा। मैं दोनों संरचना एक साथ यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका को अगर हम देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, देखिए। एक आउटर स्ट्रक्चर मैं फटाफट यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ये इस प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर एक ड्रा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर मैं एक ड्रा कर रहा हूँ। आपको बाहर की तरफ प्लांट सेल में जो इस प्रकार संरचना दिखाई देगी, ये काफ़ी मोटी मोटी थिकनेस वाली स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर का नाम है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल है, याद रखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार ऐसा दूसरी कोशिका से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक और सेल है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सबसे बाहर आपको पादप कोशिका में जो देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसकी संरचना मैंने बताया है आपको कि कोशिका भित्ति सेलुलोज, मुख्यतः हेमिसेलुलोज की बनी हुई रहती है पादप कोशिका भित्ति। जो कवक है वो पैक्टिन की बनी हुई कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेगी। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी, जो कि एक अंदर पाई जाने वाली मटेरियल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल इससे लगा हुआ, मतलब इस स्तर से लगा हुआ, मैं इसको ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्तर से लगा हुआ जो संरचना पाई जाएगी, पतली मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं बड़ी बारीकी से और लाइन से बता रहा हूँ ताकि सब चीज़ आपको पता हो। समझ में आ गया? ठीक है, ये जो स्पेस दिखाई देता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा, या जब बाद में पढ़ेंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा वो स्ट्रक्चर होता है, वो संरचना होता है, वो भाग होता है जहाँ से दूसरी कोशिका इससे जुड़ी हुई रहती है। ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ गया? अब इस पादप सेल के अंदर आपने पढ़ा सेल वॉल, उसके अंदर मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल भरे होंगे, द्रव भरे होंगे, उस द्रव को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, याद रखना, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, मतलब एक द्रव भरा हुआ होगा। इस द्रव में बहुत सारे प्रकार के मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। मटेरियल के अलावा कुछ खाली स्पेस मिलेंगे, लाइक ये इस प्रकार का, ये ऐसा स्पेस मिलेगा। ये जो खाली स्पेस दिखाई देता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल या धानियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल या धानियाँ। ये भी वैक्यूल या धानियाँ है। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा सब आपको साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बीचों बीच जो स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, वो इस प्रकार का मिलेगा। ये मैं जो इस स्ट्रक्चर को खींच रहा हूँ, तो समझ लीजिए ये स्ट्रक्चर किसका होगा। आप जान सकते हैं ये एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, याद रखना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो, मैं इसको दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे बाहरी संरचना को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो प्रकार का, आउटर और इनर। ठीक है, ये जो चित्र दिखाई देता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। ठीक है ना, इसके अंदर एक और संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर एक और संरचना आपको दिखाई देगी। ये जो गोल संरचना दिखाई देती है,
ये गोल संरचना होगी किसकी? न्यूक्लियोलस की। किसकी होगी? न्यूक्लियोलस की होगी। ये जो गोल संरचना है न्यूक्लियोलस की दिखाई देगी, मतलब नाभिका कहेंगे। समझ में आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, और पूरी इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। समझ में आ गया? इसके अंदर आपको जो दिखाई देगा वो अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर से देखोगे तो क्रोमेटिन नेट वगैरह दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मल अवस्था में यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने से वो पता चल जाएगा। क्रोमेटिन नेट वगैरह जो न्यूक्लियस के संरचना में आपने पढ़ा होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी झिल्ली से लगा हुआ, इसकी मेम्ब्रेन से ही लगा हुआ यहाँ पर आउट ग्रोथ के रूप में इस प्रकार ऐसी और झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की ऐसे संरचना आपको दिखाई देगी। ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो खुरदरे और चिकने प्रकार के हो सकते हैं। रफनेस और स्मूथनेस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इधर रफनेस तो इधर अपन चिकने बना देते हैं। ये इस प्रकार का इसी से आउटग्रोथ के रूप में निकला हुआ रहेगा, इसी से बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कैसा है? अगर क्रोमोसोम के दाने लगे हुए हैं तो ये रफनेस वाला खुरदुरे, और इसमें राइबोसोम के दाने नहीं लगे हों तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये स्मूथनेस वाला होगा। स्मूथ मतलब चिकने होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और जो भरा होगा और मटेरियल जो होगा साइटोप्लाज्मा के अतिरिक्त साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप इसको, साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स या आधात्री कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन लेयर में होता है। ठीक है, ये थैलेकॉइड स्ट्रोमा और ग्रेना बोलते हैं जो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी के पास लगा हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको जो दिखाई देगा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। इसके अलावा और कुछ ऐसे पिगमेंट पाए जाएंगे, इसको बोलेंगे फ्री राइबोसोम एटसेट्रा, इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होगी प्लांट सेल का। बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। सबसे बाहर सेल वाल दिखाई दे रही होगी आपको, कुछ स्ट्रक्चर मैंने अंदर बताया है। उसके बाद हम जाते हैं एनिमल सेल पर। जब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमको कैसा दिखाई देता है? लगभग इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो बाहर की तरफ जो संरचना दिखाई देगी सबसे आउटर लेयर में जो दिखाई देती है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली के समान संरचना में होगा। ठीक है, अब बीचों बीच की स्ट्रक्चर से मैं शुरू करता हूँ। बीचों बीच आपको जो दिखाई देगा ये होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? एक न्यूक्लियस। यहाँ से ऐसा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा मिलेगा। ये इस प्रकार ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कहलाएगा। इसमें ऐसे राइबोसोम के कण या पार्टिकल चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, ये जो राइबोसोम के कण या पार्टिकल है ये चिपका हुआ राइबोसोम है, तो ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा स्मूथ लिया हुआ, चिकनाहट लिया हुआ होगा तो ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इस स्ट्रक्चर में, अच्छा इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अंदर एक और धानी दिखाई देगी आपको और संरचना दिखाई देगी, ये होता है न्यूक्लियोलस।
इसमें भी जो बाहर की तरफ जो दिखाई देती है ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको जो दिखाई देगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ छोटी छोटी धानियाँ मिलती इसमें, उसकी धानियाँ बड़ी थी पादप कोशिका की, लेकिन इसकी धानियाँ काफ़ी छोटी मिलेंगी। वैक्यूल इसमें भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन छोटी होगी। ठीक है, लाइसोसोम आपको देखने को मिल सकता है, लाइसोसोम आपको देखने को मिल सकता है, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे इस प्रकार से आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन के धागे या क्रोमैटिन के तंतु आपको देखने को मिलेंगे। ये जो स्पेस दिखाई देगा इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियर पोर दिखाई देगा। समझ में आया? चूँकि एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? तो दोनों स्ट्रक्चर को आप बड़े गौर से और ध्यान से देखोगे तो कई अंतर आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसमें सेल वॉल पाई जाती है प्राण सेल में, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। लेकिन बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली का एक आवरण जैसी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई संरचना पाई जाती है आधुनिक परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। ठीक है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम की बात करें तो इसमें शैवाल और कवक को छोड़कर सभी पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। है ना, सेंट्रोसोम। अच्छा, सेंट्रोसोम से याद आया मुझे, सेंट्रियोल भी बनाने हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं, ये कहलाता है सेंट्रियोल। क्या ये? सेंट्रियोल बाद में डिवाइड होकर सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। वैक्यूलिक्स में बड़ी होती है, इसमें काफ़ी छोटी होती है। सेप्टम की बात करें तो कोशिका विभाजन के समय इसमें मध्यपट का निर्माण होता है, इसमें मध्यपट का निर्माण नहीं होता, उसके स्थान पर कोशिका संकीर्णित पैदा होती है, संकीर्णन पैदा होता है कोशिका में, ऐसा कह सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपेक्षाकृत ज़्यादा संख्या में मिलेगा। तो ये रहा वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर और संरचना, जो आपको अच्छे से याद करके रखना है, अंतर बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।